हंसते हाँ मुंह बंद करना अरे हंसते हंसते गहरा सांस लेते सांस नहीं बंद करना आपको संग बोला मार्कर पे कैसा B5 टू मार्कर पे वो एक रियल B7 B8 B9 B10 रियल जूस की 2 बोतल एक बोतल आती है कितना होता है दूसरा मार्क पता क्या होगा आप इसे तो देखिए हो जाती है कितना मुर्गिया कितना ज़्यादा मुर्गिया ज़्यादा मुड़ा ना बहुत ज़्यादा मुर्गिया अभी जल्दी आपके डॉक्टर साहब आप बता दें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता दें।
नाम क्या है तेरा नाम? नाम है नहीं, नाम हाँ जी नाम क्या है? बिना पंचकर्म के होगा क्या? अड्डा नाम बोलूं? अभी एक अभी और आया था तो ऐसे पैसे जो मोड़ने के बाद में रुक नहीं रही थी। सबका नहीं क्या होता है? पैर ऐसे मिला सकते हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने दिन की पहले की बात है? इस संस्था से आगरा के काफी लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काफी दूर से आए हुए हैं। कुछ जैसे ये है झांसी से आए हुए हैं, तो इनके पूछते हैं कि पहले कैसे थे और अब इस शिविर के आने के बाद इनकी कैसे है। देखिए, आपका नाम क्या है? आपके पास कहाँ से आए हैं? झांसी से। झांसी से आए हैं। अच्छा, पहले जब शिविर में आने से पहले क्या दिक्कत थी आपको? परेशानी क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? अभी शिविर से आने के बाद क्या आपको तकलीफ आपकी खत्म हुई? खत्म हुई। जी, इनके साथ आए हुए के रिलेटेड, ये आपका नाम क्या है? नाम प्रशांत लखा हूँ। और ये हमारे पेशेंट रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ खर्च नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि इनको सही जगह पहुँचाया जाए जहाँ इनको कम खर्च में और काफ़ी लाभ पहुँच सके। तो अभी मैंने खुद भी देखा है कि इनको सबके ट्रीटमेंट के बाद इनकी गर्दन जो कि बिल्कुल सीधी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं, तो रहते हैं और ये बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे। अगर कुर्सी पर बैठते थे तो लेटे हुए बैठते थे, लेकिन अभी मैंने खुद भी देखा है कि गर्दन में मूवमेंट आ गया है और पैर में भी मूवमेंट। अभी इस तरह को दोबारा से देख लेंगे थोड़ी देर बाद, आप खुद भी देखेंगे कि गर्दन के मूवमेंट बस जरा करते देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा खर्चा पूछ लूँ कि यहाँ से आज तक यहाँ से के बाद क्या खर्चा रहा इनका? अच्छा, जरा खर्चा बताइए आप। 100 रुपये कहाँ खर्चा हुआ? अरे ट्रेन में खर्चा होगा। डॉक्टर के सामने आप आ रहे हैं। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। संकट मोचन सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित आज मर्म चिकित्सा शिविर में, जहाँ की लगभग सुबह से काफी मरीजों को देखा जा चुका है। हरिद्वार के डॉक्टर जोशी साहब, सुनील जोशी, जो कि मर्म से, नब्ज से, नसों से इसका उपचार करते हैं और काफी मरीजों ने यह महसूस किया है कि जो स्थिति उनकी कल तक थी वो आज नहीं है, और जो अब उन्होंने निर्देशित किया उसके अनुसार उनको आगे भी आराम की। मैं आगे जो मेरी बहनें बैठी हैं, कृपया वो अपनी पंक्ति बैठे और
श्री योगी गुप्ता प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अपने अंदर इतनी हिम्मत डालनी है कि किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। श्री योगी गुप्ता का सहारा लेना मेडिसिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ठीक, हाँ, कुछ नहीं हुआ तेरे को। बंधुओं, जैसा कि हमारा पूर्व में प्रायोजित था, स्वाइन फ्लू जो आज एक कहर बन के भारत वर्ष में पूरे विश्व में आया है, जितनी भी उच्च कोटि की बीमारियां सब विदेशों से आती है। जो लोग विदेश भ्रमण पर जाते हैं, जैसे उत्साह विजयनगर कॉलोनी मेडिसिन अध्यक्ष एसएन मेडिकल कॉलेज आकर यहाँ उपस्थित है, इस गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। यही क्रम अभी हमारे और अन्य मुख्य अतिथि महोदय डीआईजी साहब, आईजी साहब भी उस समय में हमारा मरीजों का परीक्षण बदस्तूर चलता रहेगा। मैं मरीजों के संज्ञान में बता दूं कि यह कार्यक्रम मरीजों का परीक्षण का साथ हम चलने के साथ साथ कल प्रातः 10 बजे से पुनः इसी स्थल पर 5:30 बजे तक यथावत चलेगा। जो मरीज आज परीक्षण से वंचित रह जाएंगे वो अफसोस न करें, कल पुनः सुबह 10 बजे यहाँ आकर के उनका परीक्षण कराया जाएगा और शाम तक ये परीक्षण उनका चलता रहेगा। जहाँ तक है वहाँ तक मरण चिकित्सा, जैसा डॉक्टर ने सुबह बताया था कि बहुत पुरानी ये भारतवर्ष की बहुत पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, लेकिन कुछ समय से यह पुनः आप सभी के समक्ष है। यहाँ बहुत कम दवा का इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि शरीर के 1 से 31 भागों से इसका उपचार होता है, नसों से, नाड़ियों से इसका बच्चे चाहते हैं आपके, उनकी जरूरत नहीं है वो। हाँ हेलो हेलो अरे आप इधर आओ, वो आ गए तो छोड़ के
दोनों कीजिए अपना फोटो शुभकामनाएं आप आपका चेहरा बता रहा है या किसी को ढीला नहीं छोड़ वो फोन भी जाए साथ बंधुओं, महासभा परिवार का संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज संकट मोचन सेवा संस्थान के तत्वाधान में मर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से यहाँ प्रारंभ किया जा चुका है, ताकि अब तक सैकड़ों मरीजों ने मर्म चिकित्सा का लाभ प्राप्त किया है। और यथावत माननीय सुनील कुमार जोशी, जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हरिद्वार से यहाँ उपस्थित हैं, 5 सदस्यीय कुशल सदस्यों की टीम का नेतृत्व करते हुए आप यहाँ मर्म चिकित्सा के अंतर्गत असाध्य रोगों का उपचार व निदान मरीजों को बता रहे हैं। और काफी मरीज यहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ उपस्थित हैं, जो कि कल भी मातोगढ़ भवन में सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण जारी रहेगा, क्योंकि काफी सारे मरीज अभी यहाँ शेष रह जाएंगे दिखाने से। तो कल पुनः दूसरे दिन भी यह शिविर लगेगा, जो निःशुल्क होगा, और जो भी इसका लाभ प्राप्त करना चाहे कल भी यहाँ उपस्थित होकर के अपने को दिखा सकते हैं। उसी समय में यह गोष्ठी माननीय डॉक्टर RS पारिक जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं संस्थान की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और महोदय से निवेदन करता हूँ कृपया श्रीनिवासियों को डाइस पर लाने की कृपा। लाइट अपनी आने लगा या कार्यक्रम सिर्फ 5 मिनट में हम शुरू कर देंगे। जो हमारे रोगी माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जोशी, जो हरिद्वार से आए हुए हैं, मर्म चिकित्सा के द्वारा उपचार लगभग 100 मरीजों को सुबह से पहुंचा चुके हैं। जो मरीज बिल्कुल असहाय स्थिति में आए थे, जिनको कि उनके अभिभावक गोदी में लाए थे, उनको उन्होंने दौड़ते हुए यहाँ से भेजा है। तो मैं समझता हूँ ये प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति को उन्होंने पुनः यहाँ पर आगरा में हम सभी के सम्मुख उन मरीजों को लाभ देने का प्रयास किया है। तो आज जैसा कि सभी को विदित है कि संपूर्ण विश्व में इस समय स्वाइन फ्लू का एक दौर जो विदेशों से होता हुआ
श्री हरिओम जी गुप्ता का, डॉक्टर बंधुओं, आज यह गोष्ठी स्वाइन फ्लू पर है। जब ये गोष्ठी प्रारंभ हो इसके पूर्व मैं निवेदन करूं कि सभी श्रोतागण जो उपस्थित हमारे रोगी अभिभावक या समाज सेवी उपस्थित है, कृपया ध्यान से हमारे महानुभावों का उनके विचार सुने, ताकि हमको इस जो रोग आज भयानक रूप से संस्थान के पदाधिकारी को डॉक्टर गुप्ता साहब, डॉक्टर और हरिद्वार से प्रधान डॉक्टर जोशी, सभागार में उपस्थित पवित्र नागरिकगण, देवी और सज्जनों, मुझे पता चला कि तेरा संस्थान स्वाइन फ्लू के ऊपर एक गोष्ठी आयोजित कर रहा है और उन्होंने कहा कि मैं आकर के आपके सामने अपने विचार एक वायरस के जरिए पैदा होता है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज है और सबसे पहले मैक्सिको में डिटेक्ट किया गया आज से करीब 3 महीने पहले। ये वायरस H1N1 आइसोलेट किया गया और इन पेशेंट्स को देखने के बाद पता चला कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। पहले स्वाइन फ्लू हुआ, उसके बाद ये सुअर से शुरू हुआ और स्वाइन के बाद स्वाइन टू ह्यूमन फ्लू हुआ और उसके बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन जो वायरस फैला वो बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर मैं आपको निश्चित रूप से स्पष्ट बता दूँ कि इस फ्लू का एक भगवा क्रिएट कर दिया गया है। ये फ्लू वास्तव में इतना खतरनाक नहीं है और जो फ्लू है और उसकी जैसे कि इसका जो स्ट्रेन है, और ताजुब की बात यह है कि अब तक इसके 93 पेशेंट्स में उनकी डेथ हुई है। 60 वर्ष में ऑर्डिनरी फ्लू से 2.5 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं। हर 2 मिनट के अंदर जितनी देर में बात करते हैं एक किसी के पेशेंट के डेथ होता है। कल्पना कीजिए कि जब ये ऐसी डेथ हो रही है कि 93 पेशेंट की डेथ होना कोई ऐसी बात नहीं है। प्रेस ने, मीडिया ने जबरदस्ती बहुत खबर क्रिएट कर दिया और उसके बाद में मल्टीनेशनल जो हरकत में आए उन्होंने इसको आइसोलेट करके इसके वायरस के साथ में इसके टीके बनाने का कार्य शुरू किया। और आपको ताजुब होगा कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अरबों रुपये के टीके ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। विडम्बना ये है कि ये जो वायरस है जिसके ऊपर बहुत सारी लेबोरेटरी को रिसर्च हुई, मल्टीनेशनल को किया और इसका टीका बनाया गया। H1N1 का 2 टीका बनाया गया और जब वो मार्केट में पेशेंट के पास में आया, इस वायरस ने अपना रूप बदल दिया, अपना स्ट्रेन बदल दिया और वो टीका इसके ऊपर इनफेक्टिव हो गया। कतई वो इस फ्लू के ऊपर इफेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये बार-बार अपना स्ट्रेन बदल देता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले बहुत अनुभव हुआ है कि 1956 में एशियन फ्लू फैला, गर्दन में 10-15 दिन या 4 बढ़िया विषय और बड़ी-बड़ी कंपनियों ने उसका टीका बनाया और जब वो टीका मार्केट में आया तब तक एक ने चेंज कर दिया और उसके ऊपर वो कतई इफेक्टिव नहीं रहा, बिल्कुल फेल। मेरे को इसकी कोई व्यवस्था है पूरा चेक करने की और जब तक चेक कन्फर्म होकर आता है तब तक दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा आपसे कहना है कि इससे बिल्कुल आप तय करना है। इससे बचने के उपायों के ऊपर बचाव में ही असरमंदी है। ये वायरस 4 महीने पहले मैक्सिको से शुरू हुआ और मैक्सिको के लोग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। वहाँ की जो मैक्सिकन होम्योपैथी सोसाइटी थी उन्होंने 225 केसेस के ऊपर स्टडी करके उसके बाद कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद में उनके ऊपर होम्योपैथी लोगों के साथ 100% सफलता प्राप्त करी और वहाँ से टोटली वाइप आउट हो गया। मेरे पास में वर्ल्ड हेल्थ हेडक्वार्टर से आई रिपोर्ट मौजूद है कि जिन पेशेंट्स के ऊपर होम्योपैथी लोगों के साथ में प्रयोग किया गया उन्हें किसी सफलता मिली।
और अभी आजकल पॉलिटिकल हमारी वर्ल्ड कांग्रेस हो रही है, मैं रिसेंटली लौट करके आया हूँ, उस पर डिस्कस किया और अपने प्रदेश की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अंदर होम्योपैथी दवा से आशा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया गया, क्योंकि ये जो कहती है ये सिम्टम्स के जरिए ठीक करती है और सिम्टम्स अगर चेंज भी हो जाते हैं तो दूसरी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके अंदर उसके सिम्टम्स होते हैं, जबकि इसके जो वायरस का जो टीका बनता है जैसे ही वो स्ट्रेन चेंज हो जाता है वो टीका इनफेक्टिव होता है। तो बिना किसी इस भेदभाव के कि कौन सी पैथी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये देखना होगा कि कौन सी ज़्यादा कारगर है, कौन सी सुलभ है और कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव है, किस तरीके से वो गरीब लोगों के दरवाजे तक पहुँच सकती है। और किसी दवाइयाँ भी वैक्सीन के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि कोई भी औषधि लेने से पहले आप अपने चिकित्सक से अवश्य राय लें, वो आपके लक्षणों के अनुसार आपको चिकित्सा करें और उसका 3 एस्पेक्ट्स हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। पहले इसका डायग्नोसिस किया जाए, उसके बाद में इसका इलाज किया जाए और इलाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका प्रिवेंशन किया जाए। और प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी के अंदर कुछ दवाइयाँ बहुत कारगर साबित हुई है, जिन लोगों को ये प्रिवेंटिव मेडिसिन दी गई उनको पता ही उसके बाद में उस दवाई शुरू नहीं। अगर मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी कितने कारगर हुई है, होम्योपैथी के एक्सपर्ट जब मौजूद है एडमिशन आपको भी अवेलेबल है, इसी भी अवेलेबल नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन में रखती नहीं है और बिना कंफर्म अगर वो देखी चाहते तो रेजिडेंट शुरू करना है। अतः उसको भी जब भी इस्तेमाल करें अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल करके करना चाहिए। एक नेशनल प्रॉब्लम और नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी पैकेज को इकट्ठा होकर के जो सर्व सुलभ हो, सबके लिए उपयोगी हो, बिना किसी भेदभाव के कोई भी पैकेज आप ऐसा कह सकें कि एब्सोल्यूट हो तो नहीं है, सब एक दूसरे की पूरक है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी अच्छी होती है, अच्छी होते हैं, अतः लोगों को चाहिए घरे नहीं आस पास से सफाई रखें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के अंदर नहीं जाए, बचाव में ही हमारी सुरक्षा है। मैं किसी के बारे में आपको बता सकता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संयोजन के आयोजक गण, सबसे दोनों भाइयों, ये स्वाइन फ्लू जो है ये अगर हम इसको जरा इस तरह से समझें कि आमतौर पर भी जो जुकाम और खांसी होता है उसी तरीके से ये भी एक तरीके का वायरल फीवर है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बाकी जो वायरल फीवर होते हैं या बाकी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर भी डेथ होती है। निमोनिया के होता है तो निमोनिया में 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन 1% पेशेंट निमोनिया का भी अगर होगा और अगर वो बिगड़ा हुआ निमोनिया होता है हो जाता है। लेकिन अगर टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, बिगड़ा हुआ है टाइफाइड, पेट में आग फट गई है, लेट्रिन में खून आ रहा है, तो कभी कभी टाइफाइड के अंदर भी मरीज की डेथ होती है। मलेरिया है, आम बीमारी है, लगभग सारे ही मरीज ठीक हो जाते हैं। कोई मलेरिया जो आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा, फाल्सिफेरम मलेरिया का अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम है और कभी कभी फाल्सिफेरम मलेरिया में गुर्दे और लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसमें भी कभी कभी डेथ हो जाती है। मैं ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ उदाहरण, इसी तरीके से ये जो स्वाइन फ्लू है ये भी एक तरीके का वायरल फीवर है और इसमें आमतौर पर गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार ये हो और ये 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाए। कोई बिरला ही केस होगा कि अगर ये बढ़ करके और फेफड़े के अंदर या वहां पर इसका संक्रमण हो जाए और एक तरीके का निमोनिया जिसको कि मेडिकल टर्म में ARDS कहते हैं,
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर वो डेवलप हो जाता है तभी मरीज खाली इस बीमारी में सीरियस होता है। तो इसलिए वहाँ इस बीमारी से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, हर खांसी जुकाम बुखार को ये मानना कि मुझे स्वाइन फ्लू हो गया है, ये गलत है। ये एक इन्फेक्शन है जो किसी भी मरीज को जो स्वाइन फ्लू का मरीज है उसी से लगेगा। अगर आप उस एरिया में दूसरे किसी देश में हैं और स्वाइन फ्लू के मरीज के संपर्क में आए हैं या ऐसे शहर में हैं जहां स्वाइन फ्लू के मरीज के टच में आए हैं और उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर, मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर, 7 दिन के अंदर, क्योंकि इसका जो है एक पीरियड कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, कि अगर वो कीड़ा आएगा तो 7 दिन के अंदर बीमारी कर देगा। आप पुनः 15 दिन पहले गए हैं, बॉम्बे आप 20 दिन पहले गए हैं, आप इंग्लैंड या ब्राजील या मैक्सिको से 15 दिन पहले वापस आए हैं और आपको अब तकलीफ हो रही है, तो स्वाइन फ्लू होने की कोई भी संभावना नहीं है। केवल आप स्वाइन फ्लू के मरीज के टच में आए हैं और मरीज के टच में आने के बाद 7 दिन के अंदर कोई ज्यादा आपको इन्फेक्शन होता है, तब आपको इसके टेस्ट के लिए जिला अस्पताल में इसका एक सेल बना हुआ है और जिला अस्पताल में इसके लिए बेड भी उपलब्ध हैं और वहीं से सरकार ने ऐसा इंतजाम करा रखा है कि वहीं से गले का टेस्ट, बलगम का गले के थ्रोट स्वाब कराता है, लेकर के भेजा जाता है और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, अभी तक आगरा में एक भी टेस्ट, आगरा में जो मरीज थे जो हम लोगों ने यहाँ भर्ती किए, जिला अस्पताल में भर्ती हुए, एक अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मरीज भर्ती हुआ, 2 जो आया लोग थे एक ब्लॉक में, वो बेचारी काम करने नहीं जा पाए क्योंकि सब लोगों ने कहा कि वहाँ उस घर में काम किया था, स्वाइन फ्लू का था, तो वो बेचारी मजबूरी में रही और उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब के कहने पर उसको भर्ती किया। हम लोगों को मालूम था कि इनको नहीं है, उनको आया लोगों को लोग अपने घर पर काम नहीं करने दे रहे थे। तो मेरा मतलब ये कहने का कि बिला वजह डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसका एक हुआ क्या करें, ये करें। जब तक स्वाइन फ्लू के टच पर मरीज नहीं आए, आप नहीं आएंगे, ये बीमारी नहीं रह सकती। मामूली खांसी जुकाम बुखार को स्वाइन फ्लू न समझें, अपने डॉक्टर से परामर्श करें। बुखार किसी भी फ्लू के अंदर आजकल जो होता है वो हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है, गले में खराश, खांसी, बलगम हो सकता है और वो 2-4-5 दिन में निश्चित रूप से दवा लेने से आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाएगा। अगर आपका डॉक्टर आवश्यक समझेगा तब आपको जिला अस्पताल इस टेस्ट के लिए भेजेगा। खामखा आपको इस बीमारी से और इससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगरा से अभी एक भी केस इस तरीके का जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट नहीं किया गया। प्रसन्नता की बात है, लेकिन फिर भी हमको बचाव रखना है। आपसे कई निर्देशों के अनुसार हमको चलना है। अगर हम सही डायग्नोसिस कराएंगे, उसका परीक्षण के बाद में अगर कहीं भी कोई लक्षण है तो उसका इलाज कराएंगे और उसके बाद सावधानियां बरतेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा श्री एन के गुप्ता साहब से कि वो डाइस पर ही बैठ करके दें थोड़ा सा वो विचार कराती रही 1 हफ्ते तक। इतनी होना लड़की जिसको सबों ने कहा कि स्वाइन फ्लू का भी भय हो सकता है, उसने किसी विदेशी यात्रा भी नहीं की थी जहाँ स्वाइन फ्लू का डर था और उसकी अचानक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि उसके 4 दिन के अंदर तो दिल्ली की पहली मौत हुई स्वाइन फ्लू से। वो मेरे ऑफिस की मेरे साथ काम करने वाली 32 वर्ष की रेणु गुप्ता लड़की थी। इतनी होना लड़की, मैंने बताया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ग्रेजुएट थी। तो इस बीमारी को अनुमान लिया जाए, जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर ने बताया कि ये सिम्टम्स आपके मौजूद हैं तो डॉक्टर से अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। अंत में ज़्यादा समय नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर्स का मामला है और उनकी राय इस स्वाइन फ्लू के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि जब भी आप कभी ऐसे महसूस करें
इसको गंभीरता से ले, अन्यथा न ले। धन्यवाद। बाहर खड़े हुए बात अरे अरे गुप्ता जी आओ। बोलो भाई कहाँ चले गए बंधुओं, हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय देवेंद्र कुमार चिल्लू, जो कि राजमंत्री प्रदेश सरकार जोनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुए हैं। सभी उपस्थित जनों से मैं आग्रह करूंगा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जैसा कि विदित है कि सुबह से मर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन यहाँ चल रहा है। इसी बीच हमारी 3:30 बजे से स्वाइन फ्लू पर भी गोष्ठी थी, जिसका आयोजन चल रहा है। और अब इसका विवरण करूंगा कि आप सभी अतिथियों को लेकर के संजीवनी श्रोता श्री हनुमान जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करा करके इस कार्यक्रम को उद्घाटित करवाएं। माननीय श्री निवासी गुप्ता अपने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों को साथ लेकर के दीप प्रज्वलित कराने की कृपा करें। मैं बहनों से निवेदन करूंगा कृपा साइड में हो जाए, सभी बहनें थोड़ा सा पीछे आ जाए, पीछे की साइड में। नहीं वो गोली कह रही थी यार, वो इस वजह से बंद करनी पड़ी थी। तो कह रही थी मेरे से। एक सेकंड ये तो कोई बात नहीं। स्वाइन फ्लू पर आयोजित गोष्ठी के मुख्य अतिथि महोदय ने उपस्थित सभी अतिथियों ने हनुमान जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस गोष्ठी का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप जानते हैं तो विश्व में इस तरह की माननीय डॉक्टर श्री A.K. गुप्ता साहब ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और SN मेडिकल कॉलेज में अभी तक कोई मरीज स्वाइन फ्लू का नहीं देखने को मिला। बड़ी खुशी की बात है, भगवान करे आगरा में नहीं देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी हमको अपने हरिद्वार गंगा नगरी भोले बाबा की नगरी से पधारे माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी जोशी, जो मर्म चिकित्सक है, जो परीक्षण कर आज लगभग सुबह से 100 मरीजों का उन्होंने परीक्षण किया है और 2 दिन तक आगरा में सेवाएं इस ट्रस्ट के माध्यम से आप देंगे। तो जैसा कि अभी माननीय श्री A.K. गुप्ता साहब ने, माननीय श्री डॉक्टर R.S. पारिक साहब ने स्वाइन फ्लू पर अपने विचार यहाँ व्यक्त किए थे और डॉक्टर N.K. गुप्ता साहब ने भी यहाँ अपने विचार व्यक्त किए थे। अब मैं निवेदन करूंगा इस गोष्ठी में तीसरी कार्यक्रम के सहयोग संदीप मित्तल मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माननीय श्री R.S. साहब का स्वागत मैं स्वयं करना चाहूंगा। वाणीलाल जी फैजाबाद से श्री देवेंद्र गुप्ता जी, जो देवेंद्र चुल्लू से माननीय डॉक्टर A.K. गुप्ता जी का स्वागत पुनः। आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे आमंत्रित किया। मैंने आकर के देखा है कि इस संस्थान के
पदाधिकारी तथा सामान्यकर्ता भी जिस निःशुल्क और निर्भावना से मरीजों के प्रति कार्य कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा से विकसित और परासित वायरस है जो कि सबसे पहले सुअरों में और मनुष्यों में 97 में पहला केस देखा गया। सबसे पहले इस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस के परासित रूप का नाम H1N1 था, फिर H1N2 हुआ इसका और मॉडिफाइड रूप, फिर उसके बाद में H2N2 हुआ, अब H3N2 चल रहा है और हिंदुस्तान में अभी तक 97 डेथ हो चुकी है। स्वाइन फ्लू का मरीज दूसरे मरीजों में अपने सांस के द्वारा वायरस की बीमारी फैलाता है और मरीज को इसकी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हेपा फिल्टर जो कि एक विशेष तरीके का फिल्टर है, उसका मास्क लगा करके मरीज को रहना चाहिए और इसका जो आइसोलेशन चैम्बर है वो बहुत ही परिभाषित, बहुत ही डेवलप 6 बेड का एक चैम्बर करीब 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी वरिष्ठ डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा के प्रशिक्षण के क्षेत्र से प्रमुख सचिव माननीय मंत्री लालजी, लेकिन प्रेस कार्यक्रम के बाद वो उपस्थित नहीं हुई। इसकी मीटिंग, इसका वर्कशॉप आयोजित किया था 20 तारीख को इसी महीने, जिसमें इस मर्ज के इस रोग के बारे में गहन जानकारी दी गई और डॉक्टरों को और टेक्नीशियन को ट्रेन किया गया। इसके लिए किट अभी तक तो भारत सरकार उपलब्ध करा रही है, आगे में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर रामरतन सीएमओ इसके इंचार्ज हैं और इसकी जो बीमारी का इलाज है उसमें विशेष ड्रग टेमीफ्लू वो भी निःशुल्क भारत सरकार ने आगरा में उपलब्ध करा रखी है। वर्कशॉप में निर्णय लिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि क्योंकि मरीजों की जांच के लिए समय लगता है और काफी भीड़ हो रही है दिल्ली और क्योंकि NIH में इसकी जांच होती है, तो किट उपलब्ध कराने के साथ साथ यहाँ पर लैब की भी स्थापना हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख की धनराशि रिलीज कर दी है। उपकरण शीघ्र ही आने वाले हैं और मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना होगी। ड्रग्स लगातार भारत सरकार की ओर से प्राप्त हो रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का परिभाषित ये रोग है तो जुकाम, खांसी, शरीर में दर्द, गले में दर्द, सांस का फूलना, ये जैसे इन्फ्लुएंजा के वायरस से होता है वैसे ही स्वाइन फ्लू में हो रहा है। लेकिन इस मर्ज की संभावना जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं बहुत कम है। इलाज की जांच, इलाज की व्यवस्था शीघ्र भारत में शहरों में उपलब्ध होने जा रही है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को इस बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर जैसे कि सिनेमा हॉल, ज्यादा भीड़ वाले माल, इनसे बचना चाहिए और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से बहुत जरूरी है बचें। गीले कपड़े या लगातार पसीने में रहते हुए ऐसे कपड़े न पहने जिससे कि ह्यूमिडिटी शरीर पर है। बीमारी जब निकलती है तो उसका इलाज भी साथ साथ निकल आता है। अभी डॉक्टर ने बताया कि वायरस फीवर में वैक्सीन डेवलप होना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वायरस का 7 दिन से कम, 10 तो लगभग 6 से 8 घंटे में इंक्यूबेशन पीरियड होता है और वायरस बहुत तेजी से अपना रूप को, अपनी इम्यूनिटी को बदलता है। इसलिए परमानेंट इलाज या प्रोफिलैक्सिस मौजूद नहीं है, लेकिन इलाज मौजूद है। मैं इसी के साथ अपना विराम देता हूँ वाणी को और धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महोदय, विद्वान चिकित्सक वर्ग, ये संकट मोचन सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारीगण और आगरा के सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरा परम सौभाग्य है
कि मैं आज आपके शहर में इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मुझे पता चला अपने फोन किया कि 5 मिनट की हम लोग एक दोस्ती रख रहे हैं और उसमें कई 2 मिनट में अपने भाषण देंगे, तो मुझे सवाल मिला आप सभी के विचारों को सुनने का। लेकिन इसके विषय में कि हम लोगों का थोड़ा सा एक मत होता है कि आयुर्वेद के साथ साथ इसको क्या समझते हैं। मैं सबसे पहले जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा था कि ये एक ऐसी तरह की बीमारियां हैं जो वायरस के स्ट्रेन से चेंज होते रहते हैं और उसमें हम एक ऐसी दौड़ है कि इसके पीछे हम भागते रहेंगे और वो पीछे दौड़ते रहेंगे रिसर्च में और वो कभी हमारे हाथ में होंगे। वायरस के स्ट्रेन चेंज हो जाते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और उसके बाद पता नहीं कितना अंतहीन रिसर्च का एक क्राइटेरिया होगा। इसके बात करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे जो हुआ करते थे नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम चला जाता था, उसमें आप लोगों ने भी सुना होगा, उसमें मोटो हुआ करता था कि न मच्छर रहेगा न मलेरिया रहेगा। लेकिन 20 वर्षों तक लाखों डॉलर्स अरबों डॉलर्स उस पर खर्च करने के बाद ये जितना DDT और जितना ये सारा छिड़कने के बाद भी, फॉगिंग करने के बाद भी हम मच्छर को नहीं मारता है। फिर हम लोगों ने अपना मोटिव चेंज किया और हमने कहा कि मच्छर तो रहेगा लेकिन मलेरिया नहीं रहेगा। और उसके बाद हमने सल्फाडॉक्सिन और क्लोरोक्विन बांटनी की। हर घर में क्लोरोक्विन की गोली खिलाई जाती थी। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, प्राइमरी में पढ़ा करते थे, हम लोगों के स्कूल में क्लोरोक्विन की गोली खिलाई जाती थी कि इसको खाना जरूरी है। तो ये क्या सोच थी कि हमें हमारी ये सोच थी कि यदि प्लाज्मोडियम वायरस खत्म हो जाएगा या प्लाज्मोडियम की जो स्ट्रेन है हम उसको खत्म कर लेंगे तो मच्छर काटता भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मच्छर काटेगा भी तो उससे मच्छर ट्रांसमिट नहीं, मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा। इतना करने के बाद आज जो स्थिति है वो उसका बखान में यदि करना चाहूँ, मलेरिया तो रहेगा, मच्छर भी रहेगा, मच्छर रहेगा, मलेरिया रहेगा, लेकिन आदमी नहीं रहेगा। आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं क्योंकि जितना भी क्या कहते हैं DDT थी आज वो मदर के मिल्क में है और फूड चेन में है। म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं और कैंसर और पता नहीं कितनी बीमारियां हो रही हैं जिसके लिए DDT और ऐसी घातक दवाइयां रसायन जिम्मेदार है जिसको कि हम मच्छर के लिए मारने के लिए मच्छर तो नहीं मिला, मच्छर बिल्कुल नहीं मिला। आज भी वो स्थिति आज हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना, पूरे कपड़े पहनने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, क्रीम लगानी है और मच्छर भगाने की क्रीम क्या कहते हैं क्रीम्स का या स्प्रे या वॉइस का यूज करना। कोई अरबों खरबों डॉलर का व्यय नहीं, अपीड़ा समझिए वो हमने बेवकूफ बनाया। और ये हमारे यहाँ के डॉक्टर्स का काम नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है बाहर के लोगों का। और उन लोगों को सिर्फ जो अपनी चीजें बेचनी होती है, अपना सामान बेचना होता है, अपने पॉलिसीज को लागू करना होता है। यहाँ तक कि टोटल हेल्थ की पॉलिसीज दे आर गवर्नमेंट बाय द अमेरिका एंड हम लोग सिर्फ उनकी कठपुतली बन के रह जाते हैं। वो जो रिसर्च कराना चाहते हैं वो रिसर्च करते हैं, जो चीजें जो बीमारी फैलाना चाहते हैं वो बीमारी फैलाते हैं, लेकिन उसका उपचार नहीं है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज की इडियोपैथिक, व्हाट इज द ट्रीटमेंट उसको पता नहीं, इन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन लाखों रुपये उसको खर्च हो गया। तो हमें क्या मिला, उस गरीब जनता को क्या मिला जो इस पूरी प्रक्रिया का बना जिसका पैसा खर्च होता है, इसके संसाधन रखते हैं, उन संसाधनों का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और बहुत सारी चीजों को साथ रखने के लिए। इसी रिसर्च के रेफरेंस में आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। 2 ढंग होते हैं किसी भी चीज से बचने के 2 ढंग। इस कमरे में बहुत सारे कीड़े या कांटे पड़े हों, हम अपने पैरों को 2 ढंग से बचा सकते हैं। जो कांटे पड़े हैं यदि हम पूरे इसमें कारपेटिंग करते हैं, इसमें पूरी कारपेटिंग करते हैं और हार्ड कारपेटिंग करते हैं तो हमारे पैर कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें पैसा भी लगता है, श्रम भी लगता है, बहुत सारे संसाधन हमारे लगते हैं। दूसरा उपाय है कि हमने अपने पैरों पर चप्पल पहन के हम उससे निकल गए, ये दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस है और वो है सेल्फ इम्यूनिटी का डेवलपमेंट। हम अपनी रोगों की क्षमता को बढ़ाएं कि कितने वायरसेस हों, कितने बैक्टीरिया हों, वो हमको प्रभावित न कर सके, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन हमने अपने उस रास्ते को छोड़ दिया और हम गवर्नमेंट की सेवा को फैला रहे हैं। मैं अभी क्या कहते हैं मॉरिशस में बात हो रही थी, पहले वहाँ कुछ बीमारियों की बात हो रही है। मुझे फिर अभी मॉरिशस के लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे लेक्चर की कॉपी में लेके आया जो हमने वहाँ मॉरिशस में दी, वहाँ सारी जो सर्कुलेट की NBC से इसको सर्कुलेट किया गया। और हमने उसमें उन्होंने क्या चाहा हमसे कि आप आयुर्वेद के विषय में कुछ जाने, क्या क्या कह सकते हैं, यज्ञ के विषय में हम कैसे इस बीमारी को दूर कर सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। एक छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर लोग सभी जानते बहुत विद्वान लोग
में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, इसकी सारी पैथोजेनेसिस जानते हैं, सब इसके वायरस के नेचर के विषय में जानते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी जानते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो सब जानते हैं कि ये नेचर में को जैसे ट्रांसमिट होता है, कोई भी वायरस होगा जब तक एटमॉस्फेयर में तब तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो एंटर हो गया हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होगा, बहुत पता नहीं क्या क्या करेगा, नासा तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन हो सकती है, लंग हो गया, किडनी हो गया, अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली डेथ है। कैसे बचें? मास्क लगाएं, मास्क बहुत महंगा। एक गरीब आदमी हमारा जिसके पास कुल 50 रुपए की आमदनी नहीं है, वो 50 रुपए 100 रुपए का मास्क कैसे खरीदे? कपड़ा बांधे तो उसको पास गंदा है। और ये सारी चीजें हम कैसे बचे? बड़ा छोटा सा उपाय हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पहले हमारी माताएं जो दादी लोग हैं, हम लोगों से कहते थे बेटे जुकाम हो रहा है 2 गुण सरसों के तेल की नाक पे डालें। When we are giving any lubricant to the natural mucosa, it is a protective cover. मैं तो कह रहा हूँ कि इस विचार को पूरे देश भर में, पूरे संसार में प्रचारित किया जाना चाहिए। सिंपल जस्ट you have to protect the natural mucosa. 2 गुण सरसों के तेल का 2 गुण छोड़, और आपके पास वायरस घुस नहीं सकता, कोई वायरस भी नहीं, कोई पोल्यूटेंट भी नहीं आ सकता, क्योंकि जस्ट you have covered the whole nasal passage. उसके साथ साथ सिंपल 2 लौंग, हम लोग जब हम लोगों की माता दादी लोगों से हमें ध्यान है कि जब भी कोई यात्रा कहीं बाहर जाता था कहते थे ये लौंग मुंह में डालो, लौंग अपने मुंह में डालें, तो लोग वोलेटाइल ऑयल जो उसके अंदर है और वो पूरी म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ के मीडियम को चेंज करता है, एंड जिस मीडियम में पेनिट्रेट हो रहा है तो सिर्फ 2 गुण सरसों के तेल की और 2 लौंग ये स्वाइन फ्लू को दूर कर सकती है। किसी ढंग के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक आधार है, इसमें कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं कह रहा, एक भारतीय होने के नाते नहीं कह रहा, एक आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते नहीं कह रहा, ये मैं एक मानव होने के नाते कह रहा हूँ कि जितने संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। अभी मुझे बॉम्बे जाना था तो पता लगा एयरपोर्ट पे थर्मल डिटेक्टर है, सिंपल थर्मल डिटेक्टर की कहीं किसी को उसको पकड़ के खींच ले रहे हैं कि तुम्हारी जांच होगी स्वाइन फ्लू कम से किसी को बुखार है तो थर्मल डिटेक्टर की जरूरत है। मास्क बेच रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी क्यों नहीं हम अपने पैरों पे चप्पल पहन लेते? हम सब सारे दुनिया पे चमड़ा बिछाने से जा रहे हैं और हम अपने को नहीं देख रहे। जब तक हमारी बॉडी इम्यूनिटी अंदर से नहीं करनी होगी तो हम उसको नहीं बचा सकते। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहूँगा जिनको आप लोग हम लोग कर सकते हैं। भारतीय परंपराओं का निर्माण यदि हम करेंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, ऐसा है तो हमने नमस्कार किया, हाथ नहीं मिलाएंगे तो क्या ट्रांसमिशन नहीं होगा। आप जो इन्फेक्शन है नाक से हाथ में। आज कह रहे हैं कि भाई हम जब भी काम करते हैं, अस्पताल में मुझे काम करना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, तो हम लोग ऐसे मास्क तो बांधते हैं, तो ये जो डिस्पोजेबल मास्क होता है या कॉटन मास्क होता है जो हमें अस्पताल में मिलता है, हम लोग जस्ट हम लोग हाथ को नहीं छूते। हम लोगों की आदत होगी, लोग कहते हैं कि अपने कपड़े से पोछ रहा है, ठीक है इट्स ऑल राइट, लेकिन हमें कपड़े से पोछना मंजूर है, हाथ से पोछना मंजूर है, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑलवेज कंटामिनेटेड। हमने कोई चीज छुई, नोट हमने कपड़ा लोग का एक्सचेंज हुआ, कैसे हमने गिने, सब्जी वाले ने हमें पैसे दिए, हमने पैसे दिए, उसमें स्वाइन फ्लू कोई भी वायरस हो सकता है। तो उस वायरस को से हम कैसे बचें? कोई उपाय नहीं है। मच्छर को नहीं मार पाए, पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मार पाया, पूरी गवर्नमेंट नहीं मार पाई, लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आज जो हम लोग उपाय कर रहे हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले उपाय। कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं? गहरी गहरी सांस, जैसे डॉक्टर ने कहा कि डेम एयर में नहीं जाना चाहिए, इसी ऐसे एटमॉस्फेयर में मत रहिए जिसमें आपको लगे कि सीलन में धूप सबसे बढ़िया वायरस को मारने वाली है। आपके घर खुले हुए होने चाहिए, हवा का प्रॉपर आपका वेंटिलेशन होना चाहिए। यदि हमारे घर पे कोई खांसी जुकाम का पेशेंट धूप आती है, उस पर एक्सचेंज होता रहे। आप कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घर पे आग जला के रखा करते थे कि भाई कोई बाहर से आता है तो आग से घर में घुसता था। क्यों घुसता था? क्योंकि कुछ वायरसेस है जो भी कंटामिनेशन है वो फायर से चला जाता है, उसकी रेस से चला जाता है, उसके टेम्परेचर से चला जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सर्दी हरी जुकाम हो रहा है, हमारे तुलसी घबराने की जरूरत अमेरिका इंग्लैंड को आपको और हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैरेलल सिस्टम है और इतना मजबूत पैरेलल सिस्टम है, हजारों साल पुराना पैरेलल सिस्टम है। अंग्रेज जिसको खत्म नहीं कर पाए, मुगल साम्राज्य जिसको खत्म नहीं कर पाया, आज भी वो हमारे घरों में, हमारी परंपराओं में, हमारे धर्म के साथ, हमारी जो रीति रिवाज है उनके साथ सब जुड़ा पड़ा है। हमें अपनी उन रीति रिवाजों को सिर्फ ये कहने की नहीं कि ये फौलापंथी, इसको खत्म कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, इसको मानना नहीं चाहिए। पुरानी चीजों को मानना एक बैकवर्डनेस की निशानी होती है। इसलिए विचारधारा को निकाल दें तो हम लोग कभी इसमें असफल नहीं होते। ऐसे एड्स का हवा फैला था, बहुत जगह बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया में एड्स भी कुछ नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि हमारे पास पैरेलल सिस्टम है, हमारे
संस्कार है, हमारी संस्कृति है और उसने हमको बचाया। और मैं समझता हूँ कि स्वाइन फ्लू जैसी चीज़ बहुत छोटी चीज़ है। डॉक्टर ने बताया कि स्वाइन फ्लू से इतनी ये तो प्रोपोगेशन है कि कैसे हम किसी ग्रोइंग कंट्री की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दें। एक बार हमारे यहाँ से कुछ लोगों को बाहर एंट्री बंद कर दी कि यहाँ ये बीमारी होती है, यहाँ लोग बीमार। तो ये सिंपल ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग बहुत सारी षड्यंत्रों की शिकार होते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो मर्म चिकित्सा का ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक बहुत पुरानी परंपरा, जो परंपरा की बात मैंने की। हम लोग जब भी पूजन करते हैं, जो पूजन करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि स्पर्श करते हैं अपने मर्मों का स्पर्श करते हैं, लेकिन हमने उसको एक सामान्य परंपरा के रूप में हमने उसको अपनाया। हमने उसका वो नहीं अलाउ किया उसके अंदर किया, लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। शरीर के 107 पॉइंट होते हैं, 37 पॉइंट ऊपर होते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट नहीं होते हैं। तो वो पॉइंट्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हमारे हरिद्वार से पधारे डॉक्टर साहब ने कहा कि मर्म के द्वारा भी पूर्व में भी इन्होंने काफी जानकारियां दी थी, लेकिन अब पुनः इन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम को क्योंकि हमारे और वक्ता बोल चुके हैं, मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री देवेंद्र कुमार जी चिल्लू, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मैं आमंत्रित करूंगा, कृपया टाइम्स पर आकर के अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। माननीय श्री देवेंद्र कुमार जी चिल्लू। मर्म चिकित्सा शिविर एवं स्वाइन फ्लू की सेमिनार में मंचासीन हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास गुप्ता ठाकुर जी, अखिल भारतीय प्रेस महासभा के अध्यक्ष एन.के. गुप्ता जी, कार्यक्रम के संयोजक संजीव मित्तल जी, अखिल भारतीय प्रेस महासभा के महामंत्री हरिओम गुप्ता जी, संस्था के महामंत्री वीरेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय ओ.पी. मित्तल साहब, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य माननीय डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, डॉक्टर आर.एस. खारी साहब, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता साहब, स्वागत एसएन मेडिकल कॉलेज, हमारे फैजाबाद के साथी अभिषेक गुप्ता जी, मुरारीलाल सभासद जी और हमारे साथी भाई बसंत गुप्ता एडवोकेट साहब और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, डॉक्टरगण, रोगीगण, साथियों, बड़े हर्ष के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज जैसे समय में इस पूरे देश में एक भयानक रूप से जो एक नाम चल रहा है, उसका नाम है स्वाइन फ्लू। ऐसे समय में मर्म चिकित्सा के रूप में हमारे जो डॉक्टर साहब वहां से आए हैं, डॉक्टर नरेश कुमार जी जो हरिद्वार से आए हैं, उन्होंने आगरा, डॉक्टर सुनील कुमार जी जो हरिद्वार से आए हैं, उन्होंने आगरा जनपद में जो अलग जगाने का कार्य किया है और उन्होंने ये बता भी दिया है कि इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं। अखबारों के माध्यम से केवल इसको इतना बड़ा बीमारी का रूप दिया जा रहा है कि जाने कितना बड़ा तूफान हमारे देश में आ गया है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग तो डेली मरा करते हैं। मेरे ख्याल 2 महीने से अखबार में छप रहा है 97 लोगों की मृत्यु हुई है। तो साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के चिकित्सक, हमारे चाहे वो एलोपैथिक के चिकित्सक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक के चिकित्सक हो, चाहे मर्म चिकित्सा के हो, उन्होंने अपनी हस्तकला या अपने अनुभव से हमारे देश में जो तरह तरह की बीमारियां हैं उनका जो इलाज किया है, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। हमारे देश में आज ही नहीं, पूर्व में भी जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं, हमारे हनुमान जी पूरे पर्वत को उठा के लाए हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हमारे राम जी जब बिलक बिलक के रो रहे थे तो हमारे चिकित्सकों ने ही उनको स्वस्थ किया था। इसलिए साथियों, हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का रोग से और स्वास्थ्य से संबंध होता है, क्योंकि बीमारी तो आदमी स्वयं आमंत्रित करता है। बीमारी किसी का यहाँ नहीं आती। जिन लोगों को देखिए वो सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम करने जाया करते हैं, फावड़ा चलाया करते हैं, उनका पसीना सर से लेकर एड़ी तक जाता है, उन लोगों में बीमारियां कम से कम देखने को मिलती है। तो साथियों, क्योंकि शहर में बीमारियों का ज्यादा वो है, भीड़ का ज्यादा वो आबादी ज्यादा बड़ी हुई होती है। हमारे यहाँ पर्यावरण का बड़ा भारी दुर्योग, पर्यावरण की वजह से भी बीमारियां फैलती
बीमारी होती है वहाँ पैदा हो जाती है। इसलिए साथियों, हमारे जो जोशी जी ने यहाँ आकर आप लोगों को जो व्याख्यान दिया है, हमारे एसएन मेडिकल के प्रचार महोदय ने स्वाइन फ्लू के बारे में जो आपको सचेत किया है, इसलिए हम चाहेंगे इस बीमारी को रोकने में जन जन में समाज को पहुंचाने का काम करें। जहाँ जहाँ बीमारी की समस्या हो, आप लोग सहयोग लेकर, डॉक्टरों का सहयोग लेकर इस बीमारी को दूर भगाने का काम करें और झोला छाप डॉक्टर उनसे जरूर दूर बचने का कार्य करें, क्योंकि हम लोगों को समझाते हैं कि झोला छाप डॉक्टर आपको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन नर्सिंग होम जरूर बचा सकता है, क्योंकि इसको भारी कमीशन मिलता है। तो इन डॉक्टरों से बचने का भी आप कार्य करें, क्योंकि बोलो नीम अखी में खतरे जान। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, स्वास्थ्य के प्रयास पूरी तरह स्वस्थ रहे। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारे देश में नहीं है, चाहे वो होम्योपैथिक के रूप में हो, चाहे वो एलोपैथिक के रूप में हो, चाहे आयुर्वेदिक के रूप में हो। हमारे देश ने तमाम तरह की ख्याति प्राप्त की है। जोशी जी ने बताया था कि हमारे देश में तो इतना भारी वो है, लोगों की चाहे वो धार्मिक आस्था हो, चाहे वो शारीरिक वर्ग हो, उस तरीके से बीमारियों को दूर भगाया करते हैं जो दूसरे देशों में आज तरह तरह की बीमारी फैला करती है। हमारे देश में कम से कम एक आध जगह होती है, आज पूरा या दिल्ली बम्बई सुना, यूपी में तो साढ़े का नाम हमने तो सुना नहीं है। जैसे अखबार वाले भी छाप देते हैं, अगर गुप्ता जी को खांसी हो जाए तो गुप्ता यही छाप देगा, गुप्ता जी को बिल हो गया। तो इसलिए साथियों, मैंने आपका समय लिया और कार्यक्रम के आयोजक ने जो कार्यक्रम किया उसके लिए उनको धन्यवाद। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब मैं संस्थान के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। मैं उन सभी वरिष्ठ चिकित्सकों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने संकट मोचन संस्थान सेवा सदन एवं अखिल भारतीय मातृवैद्य महासभा के तले इस शिविर के प्रोग्राम में आकर शिरकत की, हमको सुझाव दिए कि इस भयंकर बीमारी से कैसे बचा जाए। मैं उन सभी महानुभावों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस चिकित्सा में पधार कर डॉक्टर लोगों से अपने विचार सुने। वैसे देवेंद्र जी का भी बहुत हृदय से आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमको उन्होंने इस शिविर में आकर प्रेरणा दी, साथ बनाया कि इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर हृदय से आभारी हूँ कि आपको इस शिविर में सफल बनाने के लिए अपने सहयोग का आनंद किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने का हमारे संस्थान के पदाधिकारी सभी संस्थान का प्रतीक चिन्ह साधुवाद। उपस्थित सभी जनता जनार्दन को साधुवाद। विशेष रूप से महिलाओं का सहयोग आज हमारे समाज रोगियों को आवंटन और उनको नंबर देने में काफी कार्य किया है, उनको भी बहुत बहुत आभार। उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत आभार। और जो शेष हमारे रह गए अभी, तो डॉक्टर साहब अभी कुछ और मरीजों को देखेंगे और शेष जो रह जाएंगे पुणे